हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद ऊर्जा। यूनिट 2 मतलब यूनिट 1 का हमने पहला टॉपिक ख़त्म कर लिया था, सोशलॉजिकल अप्रोच, जिसमें हमने देखी थी कि रिलीजन को लेकर के। अभी इसका दूसरा यूनिट है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस और सोशलॉजिकल अप्रोचेस कैसे डिफरेंट हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं कि आखिर एंथ्रोपोलॉजी और सोशलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। तो एंथ्रोपोलॉजी इज़ बेसिकली जो स्टडी करता है ओरिजिन के बारे में, यानी कि सोशियो कल्चरल, लिंग्विस्टिक, बायोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल। मीन्स बायोलॉजिकल यानी कि पहले के समय में उसका ओरिजिन कैसा था, बायोलॉजिकल ओरिजिन, लैंग्वेज के टर्म में कैसे डिफरेंस है, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस है फॉसिल्स वगैरह के, पेंटिंग्स वगैरह के थ्रू, जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं उसके थ्रू जो मिलता है, उसके थ्रू वो स्टडी करके आता है चीज़ों के, टॉपिक्स की। ठीक है। लेकिन सोशलॉजी क्या करता है, सोशलॉजी जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो सोशल चेंज हो रहा है, लगातार लोगों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, फीडल सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में कैसे मूव किया, मतलब हर चीज़ को उस पर्सपेक्टिव से देख करके वो रिलीजन को स्टडी करेगा। लेकिन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे स्टडी करेगा, वो स्टडी करेगा उसके ओरिजिन से, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, उसके बायोलॉजिकल चेंजेस से। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है सोशलॉजिकल अप्रोच, तो हम पहले वाले जो टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से देखेंगे, इकोनॉमी का क्या असर था, ये सब चीज़ों को। लेकिन अगर हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच का, तो हम बायोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे, उनके ओरिजिन को देखेंगे, रिलीजन का कैसे हुआ और अलग अलग थ्योरिस्ट ने क्या क्या कहा। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस। सो द प्रिमिटिव सोसाइटी में पहले सम फॉर्म ऑफ डाइटीज, मोड ऑफ वर्शिप एंड फेथ इन देम। तो प्रिमिटिव सोसाइटी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल की बात कर रहे हैं तो हम प्रिमिटिव सोसाइटी को देखेंगे। क्यों प्रिमिटिव सोसाइटी में जाएंगे, क्योंकि अगर हम आज की स्टडी से देखते हैं तो चीज़ें उतनी ज़्यादा मतलब हमको बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखेंगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो पहले चीज़ें थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स थी, तो हम ओरिजिन से शुरू करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ओरिजिन से शुरू करते हैं, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, तो वो प्रिमिटिव सोसाइटी को स्टडी करते हैं। तो प्रिमिटिव सोसाइटी को स्टडी करने के लिए अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का अगर आपने देखा होगा, तो हमको कैसे पता चला कि क्या वो कोई रिलीजन को फॉलो करते भी या नहीं करते थे। नहीं, क्योंकि यहाँ पशुपति की सील मिली थी, एक गॉडेस की सील मिली थी, तो उससे हमको थोड़ा आइडिया लगा कि हो सकता है इनका कुछ अपना रिलीजन हो। बट उनके एक्चुअल व्यू पॉइंट हमको क्लियर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ प्रॉपर एविडेंस नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है उस समय का जो बता दे। और ऑब्वियसली बात है, इतने साल पुराने व्यक्ति थोड़ी ना हम लोग कहीं से ले आएंगे। तो हम किस पे डिपेंडेंट होंगे? हम होंगे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स पे डिपेंडेंट। आर्कियोलॉजिकल चीज़ें, जैसे कि हमारे पास जो छोटे मोटे खुदाई से चीज़ें मिलेंगी, हमको जो मूर्तियाँ मिलेंगी पहले के समय की, हम की कार्बन डेटिंग करेंगे, हम देखेंगे हाँ ठीक है ये पुराने समय की है, तो हम उनको स्टडी करेंगे। सो सम फॉर्म ऑफ डाइटीज़ या जो बुक्स हमको मिलेंगी, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेंगी, उनको स्टडी किया। और उन्होंने क्या पाया कि हर एक सोसाइटी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीजन का एग्जिस्टेंस जरूर था। ठीक है। तो दे फोकस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ रिलीजन, द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड इट्स डेवलपमेंट स्टेजेस फ्रॉम आर्काइक ओरिजिन इनटू मोनोथिस्टिक फॉर्म। तो किस तरह से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से आज जो एकदम सिंगल गॉड की पूजा करते हैं लोग, या कुछ लोग मल्टी, तो वो किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उस पूरे डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी किया हमने ओरिजिन से उठा करके। सो स्कॉलर्स एनालाइज दैट रिलीजन इज नॉट ओनली ट्रुथ बट ऑल्सो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन लार्जली ओरिजिनेटेड इन ह्यूमन वोल्यूशन। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि एक इकलौता ऐसा ट्रुथ है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा पहले के समय में, और ये ऐसा नहीं, ये एग्जिस्ट करता था। और जैसे ह्यूमन इंस्टीट्यूशन जैसे जैसे इवॉल्व हुआ है, उसी तरह से रिलीजन भी इवॉल्व होता ही आया है। इट वॉज कंक्लूडेड ऑल्दो द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन वॉज डिफरेंट ऑल द कम्युनिटीज, द बेसिक कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वॉज सिमिलर लाइक हैविंग शेल्टर, फूड और इवन सेक्स। इट मीन्स कि बेसिक कंडीशन हमेशा इंसान की सेम रहेगी, या तो उसको रिप्रोडक्शन करना है, या शेल्टर की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों की जो ज़रूरत है वो हमेशा सेम रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम रिलीजन में देखें तो जो थ्योरीज हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोलैप्स करती हैं, या फिर वो एक ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती हैं कि इंसान अच्छे से रह सके, अच्छे से खा पी सके और रिप्रोडक्शन कर सके, और मतलब एक शांति हो, पीस हो। तो मोस्ट प्रोबेबली रिलीजन्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं।
सो मोस्ट ऑफ द थ्योरीज ऑफ रिलीजन इज बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ ह्यूमंस। तो जो नेचर था ह्यूमंस का, जैसा उनका रहना खाना पीना था, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि रिलीजन की बुक्स को उठा करके हमको सिर्फ मिस मिलते हैं, हमको सोसाइटी का बैकग्राउंड भी पता चलता है कि वो कैसे उठते बैठते खाते पीते थे। सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन जिसको हमने थोड़ा सा समझा रिलीजन के बारे में, जो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच से हमने समझा कि ओरिजिन को देखें तो किस तरह से चेंजेस हुए। अच्छा, अब कुछ ओरिजिन की थ्योरीज हैं, अलग अलग साइंटिस्ट, इसमें मल्टीपल साइंटिस्ट के, मतलब सॉरी साइंटिस्ट नहीं बोलना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशलॉजिस्ट का नाम आएगा, जिन्होंने इसको स्टडी किया था और अपनी अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, थ्योरी दी थी, तो हम हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम को ध्यान में रखेंगे, उसे अपने एग्जाम में मेंशन करेंगे। जितने ज़्यादा आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट विद देयर थ्योरीज, जितने सोशलॉजिस्ट विद देयर थ्योरीज आपको याद रहेंगे, उतने ही अच्छे नंबर आप फेच करेंगे। तो इसलिए हम इनकी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसेस ऑफ मटेरियल एविडेंस। थ्योरीज को सिर्फ और सिर्फ फॉसेस और मटेरियल एविडेंस के थ्रू डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसको हमने कई सारी चीज़ों को दिमाग में रखा, उसके बाद हमने थ्योरी को दिया है। कैसे दिमाग में दिया? हमने देखा कि लोगों का व्यू पॉइंट कैसा है, लोग कैसे फॉलो करते हैं, केव पेंटिंग्स में जो फिगर्स वगैरह मिली उनको देखा, इसके अलावा उनका इंटेलेक्चुअल समझने की कोशिश की कि उस टाइम में जैसे अब एक बात बताइए, आज का जो समय है, ठीक है, आज सोशल मीडिया का समय है, तो आज जब सोशल मीडिया का समय है तो जो आज के लोगों का इंटेलेक्चुअल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कि वो सब सोशल मीडिया से, इवन हमारे नाना नानी दादा दादी तक अवेयर हो गए सोशल मीडिया से, तो उनका इंटेलेक्चुअल इस टाइम के लोगों का, इस एरा के लोगों का इंटेलेक्चुअल ऑलमोस्ट सेम है। तो क्या हम नहीं कह सकते कि उस टाइम के जो एरा के लोग होंगे उनके पास जो मतलब कैपेसिटी होगी थॉट की, वो कहीं ना कहीं सेम होगी? तो वही चीज़ हुई, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव द सेम कैपेसिटी ऑफ थॉट्स एंड इंटेलेक्चुअलिज्म ऑल्दो दे डिफर इन देयर कल्चरल बिलीफ। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी मम्मी का अगर कुछ भी होता है तो तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है या कोई परेशानी हो रही है, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तो वो आपको क्या बोलेगा कि फ़ोन चलाना बंद करो, क्योंकि दे हैव द बिलीव कि सारी प्रॉब्लम्स फ़ोन की वजह से है। सिमिलरली हम लोग के साथ भी वही चीज़ है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ सच भी है कि फ़ोन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी होती है। हमको सोशल मीडिया से काफ़ी हद तक दूर रहना चाहिए और अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। फिलहाल ये तो टॉपिक से अलग हट के हो गया, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उस टाइम के लोगों का इंटेलेक्चुअलिज्म तो सेम होगा, थॉट स्ट्रक्चर तो सेम होगा, बट हाँ उनके कल्चरल बिलीव्स अलग अलग हो सकते हैं। वो किसी चीज़ पे बिलीव करेंगे, किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, बट वो सुनेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होगा उनका। तो सबसे पहले नाम आता है टाइलर का, वन ऑफ द थ्योरिस्ट, जिनका कहना था कि वर्कड अपॉन द मोस्ट थॉट फिनोमेना ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज डेथ एंड ड्रीम। तो टाइलर ने डेथ एंड ड्रीम का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि द कंसेप्ट ऑफ सोल वॉज देन डिस्कवर्ड फ्रॉम द पर्सनस एक्सपीरियंस इन द ड्रीम। देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा पहले हिंदी में समझेंगे, फिर इनको के वर्ड्स को पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि हमें एग्जाम में प्रेजेंट करना है, तो उनको अच्छे वर्ड्स में लिखना है। तो उन्होंने क्या देखा कि लोगों ने क्या देखा कि जब वो सो जाते हैं तो वो सपने में चले जाते हैं। सपने में वो खुद को चलता हुआ पाते हैं, बात करता हुआ पाते हैं, अजीबोगरीब लोगों से बात कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, उछल रहे होते हैं। ये सब वो कब कर रहे होते हैं? वो सपने में कर रहे होते हैं, लेकिन ये टेम्पररी होता है। उसके बाद जब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल फॉर्म में वेकअप होते हैं, तो उनकी सोल, उनका ये मानना है कि ये सोल ही है जो अलग होकर के जाती है, और फिर जब हम उठते हैं तो हमारी सोल हमारे अंदर वापस आ जाती है और हम फिर से अपने उसमें वर्क करने लगते हैं। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आया सोल का। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि लेकिन कभी कभी हमारी सोल, कभी कभी नहीं, मतलब आफ्टर अ सर्टेन टाइम हमारी सोल हमारे बॉडी को पूरी तरह से छोड़ के चली जाती है, तो वो हमारा डेथ है। ठीक है, तो डेथ और ड्रीम का कंसेप्ट ये लेकर के आए, जहाँ से सोल पे इन्होंने फोकस शुरू किया। तो टाइलर ने ये नोटिस किया कि पहले के समय में जो ह्यूमन बींग्स जो ज़्यादा इसी चीज़ पे फोकस करते थे, डेथ एंड ड्रीम, यानी सोल का कंसेप्ट था उनके अंदर। तो वो कहाँ से आया? वो ड्रीम्स पे निकल के आया। अ पर्सन एक्सपीरियंसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग, टॉकिंग एक्सेट्रा व्हाइल स्लीपिंग। इट वॉज दिस सोल दैट मेड अ पर्सन वॉक एंड टॉक. It is the soul that temporarily separates from the body and performs various functions, and when we wake up, the soul come back to the material body. But in case of death, the separation of the soul from the material body is final. So now I hope कि आपको समझ में आया होगा, डेथ और ड्रीम में इन्होंने सोल के कंसेप्ट में समझाया था। सो द सोल वॉज दस कंसिडर्ड अबाउट द नेचुरल पावर्स। तो सोल उनके लिए नेचुरल पावर से ऊपर है, दैट इज सुपर नेचुरल इन नेचर।
तो उस टाइम के प्रिमिटिव ह्यूमंस सुपर नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करते थे अकॉर्डिंग टू टाइलर। आई एम नॉट सोइंग दिस, नॉट अकॉर्डिंग टू बी, नॉट अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू टाइलर। टाइलर की थ्योरी ये थी। तो टाइलर की थ्योरी क्या थी? ड्रीम और डेथ के ऊपर थी। सोल का कंसेप्ट था, टेम्पररी अगर सोल जा रही है तो वो ड्रीम है, परमानेंट सोल जा रही है तो वो डेथ है, और जब सोल परमानेंट चली जाती है तो वो सुपर नेचुरल हो जाती है, और वो सुपर नेचुरल चीज़ को, कंसेप्ट को माना करते थे। तो टाइलर की ये बेसिक डेफिनेशन थी, याद रखिएगा। अब हम मूव करते हैं, इसके बाद आता है, जब अब ऑब्वियस सी बात है, जब सुपर नेचुरल चीज़ों की बात होगी तो फिर हम कहेंगे कि हेवन है, हेल है, इन सब चीज़ों से हम सोल को कनेक्ट करके देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे थ्योरिस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने क्या कहा था? ही सेड दैट बिलीफ इन रिलीजन अराउज आउट ऑफ फियर ऑफ घोस्ट। अब वही चीज़ है, कुछ लोग इसको सोल बोलेंगे, एक आत्मा बोलेंगे, तो कुछ लोग उसको भूत मानेंगे। तो जो लोग उसे भूत मानेंगे तो वो उस प्रे करेंगे कि हमारी कोई रक्षा करे। तो उन्होंने फियर ऑफ घोस्ट की वजह से रिलीजन दिया है। ऐसा किसका कहना है? मेरा कहना नहीं, आपका कहना नहीं, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है। याद रखेंगे, टाइलर का कंसेप्ट डेथ एंड ड्रीम, हर्बर्ट स्पेंसर का कंसेप्ट फियर ऑफ घोस्ट। ऑन द अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर, लैंग्वेज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। ये भाई साहब अलग निकल गए। इनका ये कहना था कि लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ओरिजिन, रिलीजन का जो ओरिजिन है वो लैंग्वेज की वजह से। लैंग्वेज की वजह से क्यों? क्योंकि देखिए, जो आप बातचीत करते हैं, आप जो बोल रहे हैं, वैसे ही आपका कहीं ना कहीं सोच, अगर आज जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी, इफ़ आई स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, मेरा सोच वैसी होने लगेगी। इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन कोरियन तो मेरी सोच वैसी होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज हमारे थॉट स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। और साथ ही जैसा हम ट्रीट करते हैं नेचुरल थिंग्स को, जैसे सन को, मून को, जिस लैंग्वेज से बोलते हैं, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि सन हमको ऊर्जा देता है, इसमें इतनी शक्ति है, तो हमारे अंदर वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगती है। तो इनका मूलर का मानना था कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे जैसे हमारा वक्त गुजर रहा है, हम बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस ऑफ लैंग्वेज को यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए नेचर को, कि सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, और इस तरह के जो कंसेप्ट है, और उसको हम रियलिटी में मानने लगते हैं। देखा है ना कि लोग रियलिटी में मानने लगते हैं कि तुम चांद की चांदनी हो, ठीक है, दे स्टार्ट सेइंग लाइक दिस। तो वो एक पर्सोनिफिकेशन शुरू कर देते हैं चीज़ों में, कि मैं सूरज की तरह तपना चाहता हूँ, तो सूरज को हमने पावरफुल मान लिया इन शब्दों से। तो कहीं ना कहीं शब्द भी हमारे डिफाइन कर रहे हैं नेचुरल पावर्स को। तो और यही चीज़ हमारे लिए धीरे धीरे करके क्या होता है, रियलिटी में बनने लगती है, और हम उसको रिलीजन में बदलने लगते हैं। तो ये तीन अभी तक समझ में आए, टाइलर हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर्स हो गए, मैक्स मूलर हो गए। तीनों का अलग अलग ध्यान रखना है, और एग्जाम में ज़रूर मेंशन करना है अगर ओरिजिन थ्योरीज की बात करें, जो ओरिजिन थ्योरीज पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कंसेप्ट Animatism and Mana are the two famous theories that describe the origin of religion. याद रखेंगे, this theory says that the concept of soul or spirit is not acceptable to everyone. सोल और स्पिरिट हर कोई विश्वास नहीं करता है। सम कल्चर्स बिलीव्ड इन द पावर इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, कुछ लोग ऑब्जेक्ट की पावर में बिलीव करते हैं। दिस पावर और एनर्जी इज रिफर्ड एज माना। माना इस एनर्जी को बोलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ चीज़ों में मन एग्जिस्ट करता है, हर चीज़ का एक मन होता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वो उस चीज़ को मानते हैं। टू एक्वायर सच पावर सम मैजिकल प्रैक्टिसेस वर फॉलोड, दस अ मैन विद मोर मैजिकल प्रैक्टिस वॉज कंसिडर्ड हैज हैविंग मोर मना। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये मैजिकल प्रैक्टिसेस पे बिलीव करते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे कुछ लोग, वो पत्थर होता है ना, तो वो कहते हैं कि इस पत्थर के अंदर से ये एनर्जी निकलती है, उस पत्थर के अंदर से वो एनर्जी पड़ती है, ये स्टोन पहनिए आपका ऐसे रहेगा। तो ये कुछ कुछ उसी तरीके का है कि ये ऑब्जेक्ट्स पे बिलीव करते हैं। और जो जितना ज़्यादा मैजिकल प्रैक्टिसेस और ये सब चीज़ों को फॉलो करेगा, उसका मना उतना ही स्ट्रांग होगा, मतलब उसके अंदर उतना ही ज़्यादा पावर आएगी। तो ये कंसेप्ट था एनिमेटिज्म एंड मना का। देखिए, अब चौथी चीज़ हमने पढ़ ली है, इसमें ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़ को हमको उंगली पे ध्यान रखना है, और हम उसे रिवाइज करेंगे एंड में। आप लोग मतलब खुद से इस वीडियो को दोबारा चाहे प्ले करके देखिएगा। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है नेचुरलिज्म, यानी कि नेचर, ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है कि फोर्सेस ऑफ नेचर पे ये लोग बिलीव करते हैं। ज़्यादातर ट्राइबल कल्चर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस ऑफ दोज टाइम, नेचर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सोल एंड करेक्टर। अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि अर्थ को हम क्या बोलते हैं, माँ है हमारी, धरती माँ, ठीक है, फीमेल करेक्टर मानते हैं। स्काई को क्या मानते हैं, आसमान हमारे पापा हैं, पिताजी हैं, ठीक है।
देयर वॉज नो एविडेंट प्रूफ फॉर दिस बिलीफ, इसका कुछ एविडेंट प्रूफ नहीं है, बट द स्कॉलर एक्सप्लेन दिस फिनोमेना थ्रू लॉजिक्स एंड स्पेकुलेशंस। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक दे दिया इसका कि क्योंकि अर्थ से जो है वो पेड़ पौधे निकल रहे हैं, वो हमको नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड करती है। देखिए हो सकता है मेरे टोन में आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लगे कि ये काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ें बोल रही है और ये मान क्यों नहीं रही है। हाँ, अर्थ धरती हमारी माँ है, ऑब्वियसली मैं पर्सनल बिलीव करूँगी कि धरती हमारी माँ है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एज अ सोशलॉजिस्ट। तो जब हम सोशलॉजिस्ट की तरह पढ़ेंगे तो हम हमेशा थर्ड पर्सन की तरह पढ़ेंगे, हम अपने आप को अपने पुराने बिलीफ से अलग करेंगे और फिर हम स्टडी करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम रियल सोशलॉजिस्ट की तरह सोच पाएंगे, ठीक है। तो हम अपने पर्सनल बिलीव्स को बीच में नहीं लाएंगे कि हम पर्सनली क्या सोचते हैं, हम इसको एज अ सोशलॉजिस्ट पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो ये हमने 5th चीज़ पढ़ी नेचुरलिज्म की। आउट ऑफ ऑल द थ्योरीज मेंशन अबव, टाइलर्स थ्योरी ऑन बिलीफ इन सुपर नेचुरल बींग्स, टाइलर की थ्योरी क्या थी, ड्रीम एंड डेथ, फिर सोल एकदम अपार्ट हो जाता है और वो सुपर नेचुरल बन जाता है। तो दिस थ्योरी इज स्टिल वैलिड और इसी थ्योरी को सबसे ज़्यादा माना जाता है एंड इज़ वाइड स्प्रेड। द बिलीफ इन रिलीजन इंक्लूड्स बिलीफ इन मैजिक अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज, कुछ थ्योरी और भी हैं जिनका नाम नहीं है, उनको ये बोला जाता है कि वो साइको कल्चरल होती है नेचर में और वो ह्यूमन बींग के थॉट से आती है। जैसे होता है कि हम लोग कई बार बैठ के सोचते चले जाते हैं, चीज़ों को सुलझाते चले जाते हैं, सच्चाई लाइफ डेथ के ऊपर, तो वो साइकोलॉजिकल होती है कुछ थ्योरी। तो इन अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर रिलीजन इज एन इंस्टीट्यूशन। अच्छा, कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, सेट ऑफ कस्टम्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, और अगर आप उस इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं तो आपको वैसे ही फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप सपोज एक IITian है, ठीक है, मैं एक बीटेक हूँ, साथ में सोशलॉजिस्ट हूँ, तो अगर मैं बीटेक हूँ, मैं टेक्नोलॉजिकल से जुड़ी, तो मैं एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी जो भी टेक्निकल चीज़ें सिखा रहा है उसका एक अपना तरीका चलता है, 4 साल में ये वो, तो वो एक इंस्टीट्यूशन से आप जुड़ते हैं। तो इस समय स्कॉलर्स के लिए रिलीजन इज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये टॉपिक ओरिजिन थ्योरीज का यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है मैजिक एंड रिलीजन। अब मैजिक एंड रिलीजन को हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें क्योंकि कई सारी थ्योरीज हैं। तो यहाँ पे एक जेम्स फ्रेजर थे, इन्होंने ये माना कि रिलीजन इज बेस्ड अपॉन मिथ्स, फॉकलोर एंड रिलीजियस बिलीफ, यानी कि वो मिथ्स पे, झूठ पे, मतलब ऐसे झूठ तो नहीं बोलेंगे, कहना चाहिए कि मिथ्स मतलब समझ रही है, फॉकलोर मतलब आपकी कहानियों पे और रिलीजियस बिलीफ पे डिपेंडेंट होता है। जेम्स फ्रेजर का कहना था अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन एग्जिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। याद रखेंगे, जेम्स फ्रेजर के अकॉर्डिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस की 3 स्टेजेस। काफ़ी अच्छी बात है, वैसे इन्होंने काफ़ी सही चीज़ को पॉइंट किया है जो आज भी काफ़ी वैलिड है कि पहला स्टेज है मैजिक, दूसरा स्टेज है रिलीजन, तीसरा स्टेज है साइंस। डिफरेंस क्या है, मैजिक इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग नेचर, ठीक है। मैजिक सबसे पहले इंसान क्या करता है, मैजिक करने की कोशिश करता है, जिसमें वो सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल, सोचता है कि वो सुपर नेचुरल पावर को कंट्रोल कर सकता है, नेचर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन रिलीजन क्या है, रिलीजन हमारा एक्चुअली वो पीस के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। वो सोचता है कि सिविलाइज्ड लोगों की मेंटल एबिलिटी है, एक्चुअली ये मेंटल एबिलिटी है सिविलाइज्ड लोगों की, और वो एक इंस्टीट्यूशन में बंध के चलते हैं। फिर अगर यहाँ पे इन्होंने साइंस को डिफाइन नहीं किया, लेकिन अगर हम साइंस को देखें तो क्या है, मैजिक है कि जो वो माने ही चला जा रहा है। उनका मानना है कि हम ऐसा करेंगे, अंधविश्वास जिससे हम कह सकते हैं कि हम मैजिक से ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसे उड़ा देंगे, ये छू मंत्र हो जाएगा। रिलीजन का मानना है कि नहीं, हमको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, लिमिट्स में रहना चाहिए, इतना खाओ, इतना दान करो। लेकिन साइंस का क्या कहना है, साइंस कहती है कि जो मैजिक और रिलीजन में चल रहा है उसको एक तो समझेंगे कि इसके पीछे फैक्ट्स क्या है, और दूसरा जो आज के जो मतलब नेचुरल फिनोमिनास है उनको समझेंगे प्रॉपर प्रूफ्स एंड एविडेंसेस के थ्रू। तो ये 3 स्टेजेस हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, और हमें 3 स्टेजेस में फंसते हैं हमेशा। तो मैजिक कंट्रोलिंग नेचर, रिलीजन का क्या है कि मेंटल एबिलिटी फाउंड ओनली इन सिविलाइज्ड पीपल। सम प्रिमिटिव बिलीफ इन मैजिक इंक्लूड्स, जैसे अभी मैजिक की अगर बात करें तो वही अंधविश्वास, जैसे कि उनका ये मानना था कि अंधविश्वास है, कि अंधविश्वास अगर हम इसे बोल रहे हैं तो मेरा एक हमेशा कंसेप्ट है और ये हमेशा मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को समझते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। बहुत सारी चीज़ों का ना आज तक फैक्ट्स हमको मिले नहीं है, साइंस भी उसको प्रूफ नहीं कर पाई है। तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, मैं अपने आप में प्रैक्टिकल हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और चीज़ की एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से डिनाई कर देंगे। अपने माइंड में मे नॉट और मे बी नॉट का क्वेश्चन ज़रूर रखना चाहिए। तो मे बी और मे बी नॉट का क्वेश्चन ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग का मानना है कि काला जादू, ब्लैक मैजिक इज़ अ साइंस, तो मेरा मानना है ऐसा नहीं है, मेरे लिए वो अंधविश्वास है। लेकिन इट डजेंट मीन कि इसका मतलब ये नहीं है कि
इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इट मे बी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, तो वो हमेशा रखना चाहिए। तो फिलहाल मैजिक किससे रिलेटेड, जैसे कि पेयरिंग ऑफ हेयर और नील टू हार्म अ पर्सन, तो एक पर्सन को हार्म करने के लिए हाथ बालों का इस्तेमाल करना, उसके नाखून का इस्तेमाल करना। वूडो डॉल्स आपने बहुत सारे उसमें सीरियल्स में देखा होगा, इंडियन टेलीविजन बहुत सारे दिखाते रहते हैं कि कैसे वो गुड़िया बना के वो निगेटिवली हर्ट करते हैं। तो मैजिक इज़ क्वाइट नेगेटिव, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉफिट अर्निंग होता है, तो ये इस चीज़ से एक्चुअली रिलेट करके देखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेजर मैजिक कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रिमिटिव साइंस। मैजिक को अकॉर्डिंग टू फ्रेजर प्रिमिटिव साइंस माना जाता है। प्रिमिटिव साइंस लाइक ब्लैक मैजिक को कई लोग साइंस मानते हैं, क्योंकि और कई देखिए साइंस मानते हैं और हम उस पर अभी काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में प्रूफ हो जाए वो कोई साइंस है और उसका तोड़ भी मिल जाए हमको। लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करती और मेरा बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि हमको ऐसा नहीं, मतलब इस चीज़ में बिलीव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस हिसाब से हमको लेके चलना चाहिए, स्टडी ज़रूर करना चाहिए। तो रिलीजन इज हायर इन वैल्यूज दैट कम्स ओनली आफ्टर द कल्चरल इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। रिलीजन का क्या है, मैजिक तो प्रिमिटिव साइंस है, लेकिन रिलीजन कैसे आया, जैसे जैसे कल्चरल इवैल्यूएशन हुआ ह्यूमन बींग का, वैसे वैसे रिलीजन आता गया। तो ये हो गया हमारा मैजिक एंड रिलीजन ओवर। अब आते हैं डर्कहाइम एंड द सेक्रेड। The new generation did not believe in the superior or the inferior culture. Obviously, they believe that each institution has their respective cultures. उनका मानना है आज की न्यू जनरेशन किसी भी इसको सुपीरियर या इंफीरियर नहीं मानती, अच्छी बात है। उनका मानना है हर इंस्टीट्यूशन का एक अपना रिस्पेक्टिव कल्चर होता है, वो उसको फॉलो करते हैं और वो किसी पर्टिकुलर ट्रेट या उसको लेकर के नहीं चलते हैं। वो मानते हैं कि ठीक है, जिसका जो इंस्टीट्यूशन है उसे वैसे करने दो। मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट गिव द रीजनिंग दैट ऑल द एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ बोथ रिलीजन एंड मैजिक। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि सारे ही एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो रिलीजन और मैजिक दोनों से ही कनेक्टेड होते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे इमाइल डर्कहाइम के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको इनका भी ध्यान रखना है। इन्होंने एक बुक लिखी थी रिलीजन के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने डिफरेंस बताया था रिलीजन और मैजिक के ऊपर। इन्होंने स्टडी किया था प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन और बिलीव किया था कि मोस्ट ओरिजिनल एंड प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन इज टोटेमिज्म। याद होगा टोटेमिज्म लास्ट लेक्चर में कवर किया था, नहीं किया था तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो से जाकर के देखिए। टोटेमिज्म क्या होता है एक बार फिर से बता देते हैं। टोटेम क्या होता है, यहाँ पे जो मतलब एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल और कलेक्टिव पीपल, उनका ये मानना होता है कि जो उनके एंसेस्टर हैं वो नॉन ह्यूमन है, या तो कोई वो एनिमल या प्लांट, यानी कुछ नॉन ह्यूमन एनिमल रिप्रेजेंटेटिव उनके एंसेस्टर हैं, ठीक है। ऐसा वो मान के चलते हैं और उनकी ही पूजा करते हैं। अगर वो उनकी पूजा करते हैं मतलब वो अपने कम्युनिटी की पूजा कर रहे हैं, तो वो अपनी कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर एनिमल और उससे रिलेट करके देखते हैं और वो उनको अपना एंसेस्टर मानते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ऑल द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड टोटेमिज्म। तो डर्कहाइम बिलीव दैट अ फीलिंग ऑफ collective consciousness can be brought to the whole community through these rituals performed during totemism। यानी कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा टोटेम, आपका टोटेम और आप और लोगों का, सुनने वालों का टोटेम एक ही होगा और हम लोग एक साथ वर्शिप करेंगे, तो हमारे अंदर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब एक कलेक्टिव सोलिडारिटी की फीलिंग आ जाएगी, एक साथ होने की फीलिंग आएगी, वो डेवलप होती है एक कम्युनिटी की। ही बिलीव दैट अ टोटेम इज एन एनिमल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंसेस्टर, एज आई टोल्ड यू। द टोटेम एंड द ह्यूमन डिसेंडेंट्स आर सेक्रेड। और ये दोनों ही चीज़ें, जो टोटेम है और साथ में जो उसके ह्यूमन डिसेंडेंट्स हैं, मतलब जो उसके द्वारा पैदा किए आगे आने वाले लोग हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सब लोग सैक्रेड हैं, ठीक है, डिवाइन हैं, उनको ऐसे मानते हैं। तो डर्कहाइम सेड दैट व्हेन पीपल वर्शिप द टोटेमिक एंसेस्टर दे इनडायरेक्टली वर्शिप देयर सोसाइटी। डर्कहाइम प्रूव दैट टोटेमिज्म इज नॉट प्रिमिटिव इन नेचर एंड ऑल्सो दैट ऑल द इंडिविजुअल एफर्ट्स, ये थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ लिया, रिलीजन, okay, sorry, I just skipped one part. So he believed that totem is an animal representative sister. The totem and the human descendants are sacred, and when people worship them, they are actually worshipping their society. And Durkheim proved that totemism is not primitive in nature, and also that all the religions are identical in nature. तो उनका मानना था कि कहीं ना कहीं आइडेंटिकल है नेचर में सारे ही रिलीजन। क्यों, क्योंकि आफ्टर ऑल वो लोग जो है सेम चीज़ें ही कर रहे हैं। उनका एक पर्टिकुलर गॉड या फिर उनसे ऊपर एक एनर्जी होती है जिसकी वो वर्शिप करते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो उन्होंने इस तरह से डर्कहाइम ने डिफाइन किया। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड द मैजिक इज बिकॉज ऑफ चर्च। चर्च की वजह से रिलीजन और मैजिक के बीच में डिफरेंस है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। रिलीजन और मैजिक के बीच में डिफरेंस चर्च की वजह से क्यों है। रिलीजन इन्वॉल्व्स द कम्युनिटी एज अ होल। रिलीजन में कम्युनिटी होती है, लेकिन मैजिक एक इंडिविजुअल पर्सन परफॉर्म करता है, राइट। एक ही शक्तिमान है, एक ही कृष है,
एक ही थॉर है। तो मैजिक एक पर्टिकुलर पर्सन द्वारा फॉलो किया जाता है, लेकिन क्या एक ही हिंदू है कि एक ही सिख है? तो रिलीजन एक कम्युनिटी द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इंडिविजुअल एफर्ट्स, हाँ अरे यार, हाँ, वेयर इज द मैजिक इज एन इंडिविजुअल एफर्ट, हाँ सही तो है, ओके। A magician does not have a formal office, unlike the priest who has a place marked by the approval of the community. Magician का एक अपना इंडिविजुअल ऑफिस नहीं होता है। देख सकते हैं किसी ने शक्तिमान का मंदिर बनाया, किसी ने अभी तक कृष्ण का मंदिर बनाया, लेकिन प्रीस्ट बैठता है किसके अप्रूवल पे? कम्युनिटी के अप्रूवल पे। तो जैसे उनके यहाँ जो है, जैसे मौलवी साहब हो गए या कोई मतलब बड़े मौलाना हो गए, हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई पंडित जी बैठते हैं, ठीक है, किसी के यहाँ और फादर बैठते हैं, चर्च में प्रीस्ट बैठता है। तो वो क्यों बैठ रहे हैं वहाँ पे? वो किसकी अप्रूवल पे बैठते हैं? वो कम्युनिटी के अप्रूवल, उनके प्रॉपर मंदिर बनते हैं, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सेटअप होता है। इसके अलावा अ मैजिशियन वर्क्स फॉर गेन और प्रॉफिट, और प्रोफेशनल, ही इज़ अ प्रोफेशनल। रिलीजन इज सेक्रेड इन नेचर। मैजिशियन प्रॉफिट के लिए वर्क करता है और रिलीजन काफ़ी डिवाइन होता है नेचर में, ठीक है। मंदिर से वो लोग भी प्रॉफिट इकट्ठा करते हैं, मस्जिद से वो लोग भी प्रॉफिट इकट्ठा करते हैं, बट इसको हम कभी भी नोट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि कैसे इनडायरेक्टली प्रॉफिट अर्न हो रहा है। यहाँ बात हो रही है इंटेंशनल प्रॉफिट की, कि एक मैजिशियन मैजिक परफॉर्म करता है एक इंटेंशनल प्रॉफिट के लिए, लेकिन रिलीजन अगर उसका इंटेंशन देखे तो क्या है, वो अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, वो हमारे जैसे लोग इकट्ठे करना चाहता है, वो लोगों को उनकी सीख सिखाना चाहता है और उससे वो सोसाइटी को गवर्न करना चाहते हैं। तो रिलीजन इज सैक्रेड इन नेचर अनलाइक मैजिक, ओके। सो मैजिक कैन बी एक्सप्लेन्ड एज प्रोफेन। यहाँ पे वर्ड आया प्रोफेन, तो प्रोफेन को हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रोफेन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये प्रोफेन वर्ड कई बार सोशियोलॉजी में आएगा, ओके। सो प्रोफेन मीन्स शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सैक्रेड और होली थिंग्स, ठीक है, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन और होली थिंग्स। सो प्रोफेन मीन्स कि जो चीज़ रिस्पेक्ट नहीं दे या लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो सैक्रेड या होली थिंग्स को, उनको बिल्कुल भी वो ना माने, तो दैट इज नोन एज प्रोफेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोफेन। सो सैक्रेड का कह सकते हैं अपोजिट है एक तरीके से, कि मतलब प्रोफेन मतलब बिल्कुल भी ना माने। तो मैजिक एक प्रोफेन है कि मतलब वो बिल्कुल भी रिलीजन को नहीं मानता, विच इज़ बेस्ड अपॉन रीजंस, उसके पास रीजंस हैं कि अगर हमने ऐसा किया है तो कैसे किया है। वेयर एज रिलीजन इज सेक्रेड एंड इज सपोर्टेड बाय एनी, इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी रीजन। तो रिलीजन क्यों है, हिंदुइज्म क्यों है, क्या कहे कोई बताएगा हिंदुइज्म है ही क्यों? तो ये तो कोई बात नहीं हुई, है ही क्यों, क्या मतलब हमारे पास ग्रंथ है, ये इस्लाम है ही क्यों? भाई हमारा बिलीफ है, तो ये किस पे चलता है, बिलीफ और फेथ के ऊपर। तो रिलीजन किस पे चलता है, बिलीफ और फेथ के ऊपर। वेयर मैजिक इज बेस्ड अपॉन नॉलेज, कह सकते हैं कि मैजिक नॉलेज के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई तो काला जादू कर नहीं लेगा बैठ करके, या हर कोई तो छड़ी घुमा करके छू मंत्र छू तो कर नहीं देगा। तो इट्स अपॉन नॉलेज, लेकिन रिलीजन हमारे बिलीफ के ऊपर है कि हम हाथ जोड़ के ऊपर वाले से विनती करते हैं कि हमको सद्बुद्धि दे। तो रिलीजन हैज़ अ प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ चर्च। तो रिलीजन के पास चर्च का प्रूफ है। चर्च की बात यहाँ पे बार बार क्यों आ रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सोशलॉजी है, तो वहाँ पे चर्च उस टाइम का जो है, जितने भी सोशलॉजिस्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वो चर्च का ही जिक्र करेंगे। अभी हम इंडियन बुक्स को उठा के देखेंगे तो उसकी जगह पे टेम्पल लिखा होगा, तो ये कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ चीज़ों का मतलब एग्जिस्टेंस भी है, प्रूफ है। कैसे? सिर्फ चर्च ही थोड़ी ना है, हिंदूज़ में देखो गंगा है, अगर हम टेम्पल की बात करें हमारे पास कुछ अपने वो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और हमारे पास इसके प्रूफ हैं और हम ये इसकी पूजा करते हैं और हमारा ये बिलीफ सिस्टम है। अच्छा, इसके अलावा एयर रेडक्लिफ ब्राउन एंड मालिनोव्स्की ने क्या था, ऑफ द फंक्शन ऑफ रिलीजन बट वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड रिलीजन। तो ये दोनों इतना ज़्यादा मतलब फंक्शंस रिलीजन को उन्होंने पढ़े थे, लेकिन उन्होंने मैजिक और रिलीजन के बीच में इतना डिफरेंस नहीं बताया था। तो बेसिकली ये पूरा टॉपिक डर्कहाइम के ऊपर ही था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डर्कहाइम का क्या व्यू था रिलीजन के ऊपर एंथ्रोपोलॉजिकल वे में, तो ये आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, एंड में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके बाद क्या है, लास्ट टॉपिक अभी के इस लेक्चर के लिए, फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। तो ड्यूरिंग दिस स्टडी, अच्छा फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, यहाँ पे पहले इस हेडिंग को समझते हैं कि फंक्शनल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। फंक्शनल इंटरप्रिटेशन मतलब कि functionalist argues that religion is a conservative force and that
this is a positive function for society and for individuals. Religion helps to create social order and maintains the value consensus. मतलब ये हुआ कि जो फंक्शनलिस्ट हैं उनको ये बिल्कुल भी नहीं वो पॉजिटिवली लेके चलते हैं, ठीक है। तो उनका ये मानना है कि रिलीजन कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है, रिलीजन बेसिकली हेल्प करता है कंजर्व करने के लिए सोसाइटी एज अ होल, सोशल ऑर्डर लाता है और लोगों के बीच में एक सहमति बैठालता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव फंक्शन प्ले करता है सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पे ड्यूरिंग, तो अब पढ़ेंगे इसको कि फंक्शनल इंटरप्रिटेशन रिलीजन का अलग अलग सोशोलॉजिस्ट का कैसे क्या था, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशोलॉजिस्ट का एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच कैसी थी। तो ड्यूरिंग द स्टडी रेडक्लिफ ब्राउन लर्नड अ वर्ड टैबी और टैबू विच मीन्स एनीथिंग दैट इज रिचुअली डेंजरस। टैबू बोलते हैं ना, ये टैबू बना मत बनाओ, ये टैबू बन गया है सोसाइटी के लिए, मतलब कोई चीज़ ऐसा रिचुअल जो कि डेंजरस है। तो एवरी वन एलिमेंट्स हैड इट्स ओन रिचुअल, कॉप्स एंड टेम्पल हैव देयर ओन रिचुअल वैल्यूज एंड रिचुअल स्टेट। देखिए, मुर्दे के कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं, टेम्पल्स के कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं, डेथ के कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं, बर्थ के कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं। तो हर किसी के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो उसमें से कुछ बहुत ही डेंजरस होते हैं जिनको टाबू कहा जाता है उन रिचुअल्स को। तो रेडक्लिफ ब्राउन ऑल्सो एनालाइज लाइक डरखाइन दैट पीपल बिलोंगिंग टू सेम कम्युनिटी परफॉर्म कॉमन रिचुअल। ऑब्वियसली बात है, रेडक्लिफ ब्राउन डरखाइन की इस बात से सहमत थे कि कुछ जो सेम कम्युनिटी के होते हैं वो सेम कॉमन रिचुअल परफॉर्म करते हैं। उन्होंने क्या कहा था डरखाइम ने भी यही बोला था, टोटेमिज्म की बात की थी कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, एक कम्युनिटी होती है, एक ही उसकी पूजा करते हैं। यहीं पे ये भी ये बोल रहे हैं, सम एनुअल रिचुअल्स और सोशल इवेंट्स लाइक मैरिज, डेथ, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एक्सेट्रा हेल्प इन मेंटेनिंग सोशल सोलिडारिटी। ऑब्वियसली बात है, जब अब ये बताइए, आप लोग अपने रिश्तेदारों से कभी मिलते होंगे, लेकिन जब शादी अब होती है तो सब एक दूसरे से मिलते हैं। डेथ के समय भी लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, उनको संभालने आते हैं। बच्चे का जन्म होता है तब भी आसपास के लोग सब खुशी मनाने आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोशल सोलिडारिटी मेंटेन करते हैं रिचुअल्स। इन रिचुअल्स की वजह से हम एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छे से उठते बैठते हैं, सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है। द रैंक ऑफ अ पर्सन बताता है, एक इंसान का रैंक यानी कि उसका सोशल स्टेटस बताता है कि किस तरह का रिचुअल वो परफॉर्म कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, अगर एक गरीब होगा तो वो इतनी बड़ा मैरिज फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, उसका बच्चा बेचारा पैदा भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वहीं पे किसी अमीर के घर में बच्चा पैदा होगा, टेस्ला के बच्चे का नाम क्या है, यही कुछ दिन तक चलता रहा। सॉरी, टेस्ला के बच्चे का नाम, आई एम रियली सॉरी, टेस्ला के बच्चे का नाम नहीं, मतलब टेस्ला के ओनर के बच्चे का नाम जो है, एलन मस्क के बेटे का नाम, वही कुछ दिन तक न्यूज़ में रहा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेलानोस्की, द फंक्शन परफॉर्म बाय द पीपल इन सोसाइटी आर मेनली बेस्ड अपॉन साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो अच्छा, अब यहाँ पे बात रेडक्लिफ ब्राउन की खत्म हो गई। अब बात आते हैं मेलानोस्की के। मेलानोस्की का ने क्या कहा था, ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है सोसाइटी, वो बेसली मतलब मेनली बेस्ड होता है साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि इंसान की जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है उस हिसाब से वो रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ही कंसिडर्ड दैट एलिमेंट वाज मोर प्रैक्टिकल एंड देयर फॉर्म ऑफ रिलीजन मैजिक वाज मोर प्रैक्टिकल। तो मेलानोस्की का मानना है कि जो अर्ली मैन थे वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। ऑब्वियसली अगर आप हड़प्पा में देखोगे ना तो वहाँ ऊंच नीच के एविडेंस नहीं मिले हैं, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं बताया जा सकता है कि एक कल्चरल सोसाइटी बहुत एक तो वो थी, और हाँ सिटाडेल है, ये थोड़ा हम हिस्ट्री में मूव कर रहे हैं कि एक सिटाडेल था जो ऊंचा था, माना जाता है कि वहाँ से वो पूरे राज्य को देखने का मतलब जगह है। तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिच लोग रहते हो, यहाँ कम रिच लोग रहते हो, लेकिन फिर भी हड़प्पा में ऐसा मतलब भेदभाव के सिग्नल नहीं मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि अर्ली मैन के जो समय था ये, लेकिन हड़प्पा अर्ली मैन का समय नहीं था, ठीक है। लेकिन एक बात कहने की बात है कि जो अर्ली मतलब हमसे पहले का जो समाज था वो ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा होगा, ऐसा मेलानोस्की का मानना है, ना कि हमारा। तो according to Malinowski, religion is inclined more towards divinity and spiritualism, obviously that is inherent in itself, whereas magic helps in bridging the gap between the uncertainty and success। यानी कि मेलानोस्की का मानना था रिलीजन, डिविनिटी और स्पिरिचुअलिज्म इन सब पे बिलीव करता है, स्पिरिचुअल चीज़ों पे बिलीव करता है, लेकिन मैजिक क्या करता है, जो अनसर्टेनिटी और सक्सेस के बीच में गैप है, हम उड़ सकते हैं या नहीं, अनसर्टेनिटी है, और हम उड़ गए, ये सक्सेस है। तो इन दो के बीच का जो गैप है वो मैजिक फुलफिल करता है कि झाड़ू में बैठो और उड़ जाओ, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी और सक्सेस के बीच में मैजिक गैप को फुलफिल करता है। मेलानोस्की सेड दैट
Magic and religions follow almost same method, but their goals are different. Whereas the goal of religion is pious, that of magic is profane. तो रिलीजन का ऑब्वियसली गोल पायस है, लेकिन मैजिक का क्या है, प्रोफेन है, जो कि पूरी तरह से होली और डिवाइन चीज़ों को ठुकरा देता है. अकॉर्डिंग टू हिम मैजिकल बिलीफ्स आर ओनली मिथ्स and are not created in one's memory. Some other theories are theories that worked upon the function of religion include Evans Pritchard, Clyde, and M.N. Srinivasan, Gluckman, Turner, and Leach. तो कुछ और इसमें थ्योरिस्ट की बात की गई है. सो बेसिकली आई बिलीव ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा. काफ़ी लंबा खिंच गया है, लेकिन आई बिलीव मज़ा आया होगा. अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके जाइए अगर यहाँ तक पहुँच गए तो. और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आगे के वीडियोस भी जल्दी से जल्दी डाल दूँ. थैंक यू. हैव अ गुड डे.